हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बीपीएससी एईडीओ पेपर 2 का ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को 5 चीज धारण करने का आदेश दिया, निम्नलिखित में से कौन उनमें नहीं है, पूछा जा रहा है। यहां पर नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 किला। जो सिख धर्म में है ना, 5 ककार के वर्णन किए गए हैं। ठीक है, 5 ककार, जिसमें गुरु गोविंद सिंह 1699 ईस्वी में हर समय धारण करने के लिए खालसा सिखों को आज्ञा दी थी। वो क्या क्या चीज है? पहला है कि बाल बढ़ा के रखना, और इस संदर्भ में कंघा यानी कंघी, लकड़ी का इस तरह का कंघी रखने का उन्होंने, जो 5 ककार में से एक था। और दूसरा था कड़ा, यहां लिख देते हैं, जो कड़ा हाथ में कंगन पहनते हैं ना हम लोग, उसी तरह लोहे का कंगन पहनने का था। तीसरा था कचेरा, जो 100% अंडरगारमेंट होता है। कचेरा 100% कॉटन टाइलेबल होता है, इलास्टिक नहीं होता है वो। और था कृपान। ठीक है, कृपान यानी खंजर रखने का या तलवार रखने का अधिकार दिया था, सेल्फ हित के लिए, खुद को बचाने के लिए। ये सभी 5 सिख धर्म में 5 ककार थे, जिसको गुरु गोविंद सिंह ने हर समय धारण करने के लिए खालसा सिखों को आज्ञा दी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो गया? किला। किला जो है यह अधिकार गुरु गोविंद सिंह ने 5 ककार में नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सतलज नदी। भारत में सिंधु की प्रमुख नदियां क्या क्या है? झेलम हो गया, चेनाब हो गया, उसके बाद हो जाता है एक राबी, और ये ब्यास हो गया, सतलज। ठीक है, तो ये सभी जो है ना उत्तर भारत में बहने वाली एक सदा नीरा है, मतलब हमेशा इसमें पानी रहता है। और इसका पौराणिक नाम क्या है? शतद्रु। सतलज का पौराणिक नाम क्या कहा जाता है? शतद्रु। तो यह ना सबसे लंबी सहायक नदी में नहीं आती है, इसकी लंबाई ना पंजाब में बहने वाली 5 नदी में सबसे अधिक है, और यह पाकिस्तान से होकर बहती है, और दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई तक इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल झील से होता है। कहां पर? राक्षस ताल झील, यहां लिख देते हैं। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। कौन? मानसरोवर झील, राक्षस ताल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजीत बजाज। ठीक है, क्या हो जाएगा? अजीत बजाज। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, जो 1 वर्ष के अंदर उत्तरी ध्रुव पर स्की करने वाले पहले भारतीय बन गए थे। और अपनी बेटी दिया के साथ, उनकी बेटी का नाम था दिया, इन्होंने 16 मई 2018 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। ठीक है, कहां पर? माउंट एवरेस्ट, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति का आदेश भारतीय संविधान के डैश तहत जारी किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य के लिए संविधान में विभिन्न अपवादों और संशोधन की अनुमति देता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 आर्टिकल 371 क्लॉज, आर्टिकल 370 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के तहत। इसमें ना अनुच्छेद 35 ए जो था, जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल की सलाह पर उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, एक आदेश दिया। कब? 1954 में। ठीक है, और संविधान में इसको शामिल किया गया, और राष्ट्रपति का आदेश संविधान के अनुच्छेद 370 जो है क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के तहत यह जारी किया गया था। और इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर राज्य के विषयों में संविधान को कुछ संशोधन करने की अनुमति मिलेगी, और वर्तमान में यह अनुच्छेद समाप्त कर दिएगा। आप सभी को पता है, जिसको धारा 370 आप लोग कहते हैं, या आर्टिकल 370 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी है, इसको समाप्त कर दिया गया जम्मू कश्मीर से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्नाटक में विश्व में सर्वाधिक संख्या में एशियन हाथी पाए जाते हैं। कहां पर? कौन से कर्नाटक में? ठीक है, तो ये टाइगर रिजर्व है। कौन सा? तो यह है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जो नागरहोल टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, जो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य के क्षेत्र में फैला हुआ 5520 वर्ग किलोमीटर में। ये ध्यान रखना आपको। 3 राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, ये ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग में एक कमजोर C14 अणु टूटता है और डैश में परिवर्तित हो जाता है। वेरी इजी आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा N14 में। जो कार्बन डेटिंग आयु निर्धारण की विधि होती है, जो रेडियो कार्बन, जो कार्बन 14 है, इसके 6 से नाइट्रोजन बढ़ने पर निर्भर करता है, और पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन 14 जो है, इसके साथ न्यूट्रॉन की प्रकृति में
कार्बन 14 जो है लगातार बना रहता है और इस प्रतिक्रिया में आवश्यक जो न्यूट्रॉन होते हैं उसको वातावरण के द्वारा सम्मिलित करके ब्रह्मांड में किरण द्वारा निर्मित कर दिया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया इससे संबंधित N14। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा मांसपेशी है। इसका आंसर हो जाएगा ग्लूटस मैक्सिमस होता है। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। यह सबसे बाहरी लसदार मांसपेशी होता है जो नितंब को आकार देता है और यह लस क्षेत्र में सबसे बड़ा मांसपेशी कहलाता है। बाहरी जो ग्लूटियल क्षेत्र होता है, ग्लूटियल क्षेत्र आप सभी को पता होगा, जो अनुमांसिक मांसपेशी में ग्लूटियस मेडियस ग्लूटिकस मिनिमस में शामिल होता है, तो ये उसी से संबंधित है, ग्लूटस मैक्सिमस। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का वाहक है? मलेरिया का वाहक पूछा जा रहा है, तो क्या है? मलेरिया प्लाज्मोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनाफिलीज मच्छर जो होता है परजीवी होता है, इसके कारण कौन सा परजीवी? मलेरिया प्लाज्मोडियम, जो भी आपको बताए, जो परजीवी संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, ये क्या होती है? मादा, फीमेल। ठीक है, इसके काटने से लोगों में फैलता है, जो मलेरिया वेक्टर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मलेरिया रोग जिसको कहते हैं ना, मलेरिया वेक्टर इसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक राष्ट्रीय बैंक नहीं है? या नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक जो है राष्ट्रीय बैंक नहीं है। यह इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में, 1994 में स्थापित हुआ था और मुंबई का निजी बैंक था। कहाँ का? मुंबई का, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसकी स्थापना श्री चंद पी हिंदुजा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? श्री चंद पी हिंदुजा उनका नाम था, और एक प्रवासी भारतीय थे और व्यवसायी थे जो हिंदुजा समूह के ग्रुप के शामिल थे उस समय। चलिए अगला प्रश्न देखिए, डैक्स टेक्स्ट को काटने के लिए लघुपथ कुंजी है। तो यहाँ पर खतरनाक हिंदी दिया गया है, तो कंट्रोल जेड जो है इससे क्या होता है? अंडो होता है, मतलब जो चीज़ था आपका वो पूर्ववत हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा। कंट्रोल सी से क्या होता है आप सभी को पता है? कॉपी का काम होता है। कंट्रोल एक्स से कट होता है, और कंट्रोल वाई से क्या होता है? फिर से, ये भी अंडों का ही काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा काटने के लिए? तो कट का ऑप्शन 3। ठीक है, कंट्रोल एक्स से कट हो जाता है। कोई भी टेक्स्ट को आप कंट्रोल एक्स करेंगे तो कट होगा, कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें सिख गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना की जो सिख धर्म का प्रथम धार्मिक ग्रंथ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। 1604 में सिख के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, इनके द्वारा सिख धार्मिक ग्रंथ का जो प्रारंभिक संकलन है वो किया गया था और सिख का यह पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ये ध्यान रखना। गुरु गोविंद सिंह थे, ये कौन से? 10वें गुरु थे। कौन से? 10th, 10वें गुरु थे। ये ध्यान रखना आप सभी को। 1704 से 1706 ईस्वी तक। बिहार से संबंधित है, इसलिए आपको बता दे रहे हैं, बिहार से संबंधित जो भी फैक्ट है उसके पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, द गूगल स्टोरी नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इस पुस्तक की रचना की गई थी डेविड ए विसे के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं? फ्रीडम अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सा तत्व आप लोग बताइए? तो ये हो जाएगा कॉपर। कौन सा? कॉपर, जो आवर्त सारणी का 11वां समूह का ग्रुप है 1B का। ठीक है, एक लाल होता है, नमनीय धातु होता है जो बिजली और उष्मा का असामान्य रूप से अच्छा संवाहक का काम करता है, और तांबा प्रकृति में मुक्त धातु अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न, आईडी चोरी के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो लोगों को क्रेडिट कार्ड नंबर या पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए लुभाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, स्पैमिंग हो जाएगा। स्पैम ईमेल, त्वरित संदेश या अन्य डिजिटल संचार उपकरण के माध्यम से भेजे जा रहे जो अवांछित थोक संदेश होता है उसको संदर्भ करने का काम करता है। तो यह स्पैम का उपयोग करके उपयोगकर्ता जो है ना संवेदनशील जानकारी को एकत्रित कर लेता है और इसका उपयोग वायरस और जो मालवेयर सॉफ्टवेयर है उसमें यूज करने लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? स्पैम। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इंफ्रारेड विकिरण को मापता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बोलोमीटर। इसका उपयोग जो होता है इंफ्रारेड विकिरण को मापने के लिए किया जाता है, जो एक अंदर से पतला तार होता है, बहुत ही पतला होता है, जो उष्मा और प्रकाश के संपर्क में आने से विद्युत प्रतिरोध में परिवर्तन कर देता है और इसकी सहायता से उष्मीय विकिरण को नापा जा सकता है। ये ध्यान रखना आप सभी को। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 के सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कब से कब तक? 1856 से 1862 तक यह रहा था, और उसी समय 1857 में जो हुआ था
जानते ही आप सभी को पता है 1857 की क्रांति के बारे में। भारत का गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कैनिंग था और उसी के कार्य के दौरान भारत सरकार अधिनियम 1858 भी पारित हुआ था। ये भी अगर प्रश्न पूछा जाए 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भी गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह डैश सिख गुरु थे? अभी बताए थे आपको, ये 10वें गुरु थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? वन का क्षेत्र पूछा जा रहा है। तो यह वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में कुल वनावरण 6,92,027 वर्ग किलोमीटर है। तो ये टोटल प्रतिशत में पूछा जाए ना तो 21.05% जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2017 के अनुसार कुल वन का आवरण कितना है? 7,08,273 वर्ग किलोमीटर। ये पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा इसका प्रतिशत हो जाएगा 21.54%। ठीक है, अभी वर्तमान में पूछा जाए तो। चलिए अगला प्रश्न है, ZnSO4 इंटू 7H2O किस तत्व का रासायनिक सूत्र? वेरी इजी आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सफेद विट्रियोल का हो जाएगा। जो व्हाइट विट्रियोल होता है इसका ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किसी भी जस्ता युक्त सामग्री जैसे धातु खनिज ऑक्साइड के साथ उपचार द्वारा निर्मित किया जाता है, जिंक सल्फेट या व्हाइट विट्रियोल। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अपने जीत की निशानी के रूप में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया गया था 1601 ईस्वी में। बताइए कौन करवाया होगा? तो उसमें मुगल सम्राट अकबर ने गुजरात पर अपनी जीत की याद में बनवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 अकबर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए दृष्टि बाधा डैश की कमी के कारण उत्पन्न होता है? जो जिसको रतौंधी भी कहा जाता है। ये दृष्टि बाधा जो होता है ना, रतौंधी किस विटामिन कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है और दृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आंख की सतह में संक्रमण विकसित होने का खतरा कम करने का काम करता है। और विटामिन ए की कमी से जो है कॉर्निया जो है ना, जो अंदर का भाग जो काला काला आपके आंख में है, उसका भाग ना बहुत सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। सिकुड़ने जैसे आंख के सामने, आंख के जो सामने का भाग होता है उसमें बादल जैसा कुछ छाली जैसा ऐसा इकट्ठा हो जाता है और कुछ मामले में दृष्टि दोष भी हो सकता है। ऐसा मामला अगर है किसी के साथ तो वो लोग अपना उपचार जरूर करवाएं और इसके साथ साथ खान पान पर भी ध्यान दें। विटामिन ए से संबंधित जितने भी पोषक तत्व हैं उसको अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सिस्मोलॉजी। भूकंपरोधी जो भूकंप और भूकंपीय तरंग का अध्ययन किया जाता है और पृथ्वी के माध्यम से उसके आसपास जो उत्पन्न होता है उसको भूकंपीय तरंग, जो लोचदार तरंग होती है, ठोस द्रव अवस्था में फैलने का काम करती है। तो इसको सिस्मोलॉजी के द्वारा मापा जाता है, अध्ययन किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, और सिस्मोग्राफ से इसका मापन किया जाता है, ये ध्यान रखा है। भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ के द्वारा और अध्ययन सिस्मोलॉजी के द्वारा। विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट पूछा जा रहा है। तो वेरी इजी आंसर ओम हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एक डैश एक अनाधिकृत प्रोग्राम है जो अंदर से कार्य करता है, जो एक अधिकृत प्रोग्राम प्रतीत होता है, जिससे यह छुपाता है कि यह वास्तव में क्या कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ट्रोजन। ट्रोजन जो है एक वायरस है जो अपनी अनुलिपि कर सकता है और उपयोगकर्ता को अनुमति के बिना एक कंप्यूटर को संक्रमित करने का भी काम करता है और उपयोगकर्ता को इसका पता भी नहीं चल पाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बेसिक देश के सदस्य नहीं है? BASIC बेसिक देश के सदस्य नहीं है। तो 4 बड़े जो नए औद्योगिक देश हो गए बेसिक में, कौन कौन से? ब्राज़ील हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया और भारत हो गया, चाइना हो गया। 28 नवंबर 2009 को ना एक समझौता हुआ था, इस आधार पर यह बना था। चारों कोपनहेगन जलवायु शिखर सम्मेलन के संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध देश थे और इसकी सामान्य न्यूनतम आवश्यकता विकसित देशों द्वारा पूरी नहीं की गई, जो एकजुट होकर इनसे बाहर हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये बेसिक देश के सदस्य देश नहीं है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है डैश। कौन सा कहलाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क? तो माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। जो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है इसमें आमतौर पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, CPU इसके रूप में जाना जाता है, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। ठीक है, CPU।
और सभी प्रकार का डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है और यह डेटा मध्यवर्ती परिणाम एवं निर्देश संग्रहित करने का भी काम करता है। हिंदी इतना कठिन हो जाता है कंप्यूटर भाषा के लिए बोलना कि बहुत ही टफ हो जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़े। राजस्थान का यह वह वार्षिक उत्सव जिसमें बड़े पैमाने पर ऊँटों की खरीद फरोख्त होती है, कहाँ पर होती है, किस मेले में? पुष्कर मेला में किया जाता है। पुष्कर मेला राजस्थान शहर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक बहुत दिनों तक चलता है मेला, पशुधन मेला है। तो पुष्कर मेला भारत में सबसे बड़े ऊँट, घोड़ा और पशु में से एक है और पशुओं के लिए विश्व व्यापार के अलावा ये हिंदुओं के लिए पुष्कर झील के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा का क्षेत्र है। बिहार में पशु मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर में। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, हरिहर क्षेत्र सोनपुर, तो ध्यान रखना है सभी फैक्ट्स को। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के हम्पी में स्थित डैश मंदिर स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 विट्ठल। जो विट्ठल मंदिर या विट्ठला मंदिर है हम्पी के उत्तर पूर्वी भाग में तुंगभद्रा नदी कौन सी है? तुंगभद्रा। ठीक है, इसी नदी के तट पर स्थित है और यह मंदिर, इसमें ना बहुत ही अद्भुत पत्थर की संरचना की गई है, जो बहुत ही महंगे पत्थर है। उसमें रथ और आकर्षक संगीत स्तंभ बनाए गए हैं और भगवान विष्णु के अवतार को दर्शाया गया उसमें, जिसको भगवान विष्णु को ही भगवान विट्ठल के रूप में समर्पित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश में होता है? आप सभी को बचपन से पता है विटामिन डी, जिसको धूप से हम लोग प्राप्त करते हैं। एक हार्मोन है जो शरीर में स्टीरोल्स के रूप में, किसके रूप में? स्टीरोल्स, ये ध्यान रखना है। स्टीरोल्स से त्वचा पर पराबैंगनी जो विकिरण होती है उसकी क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है और सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके त्वचा में विटामिन डी को संश्लेषित कर लेता है ये। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में पहली बार फॉर्मूला 1 कार रेस आयोजित की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ग्रेटर नोएडा में। कहाँ हुआ था? ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। इसका पहला संस्करण कब हुआ था? 30 अक्टूबर 2011 ईस्वी को हुआ था और 17वीं दौर के रूप में जर्मनी के सेबेस्टियन वेडेल ने जीती। उसका क्या नाम था? लिख देते हैं, कहीं ये भी पूछ दिया जाए। सेबेस्टियन वेडेल, ठीक है, वेटेल, इसी ने जीता था 2011 का फॉर्मूला 1 सीजन का रेस, ये ध्यान रखना है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर डैश रख दिया गया। पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन आया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 2 जून 1806 को कलकत्ता में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई। 3 वर्ष के बाद इसको चार्टर मिला और इसका पुनर्गठन जो हो गया बैंक ऑफ बंगाल के रूप में हो गया था। तो अपने आप में अनोखा बैंक बन गया था। साझा स्टॉक पर ब्रिटिश भारत और बंगाल सरकार द्वारा चलाया जाता था। बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास की शुरुआत बाद में हुई और ये तीनों बैंक जो है आधुनिक भारत के प्रमुख बैंक बन गए थे। तो इसका जो विलय है ना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया, जो भारतीय शाही बैंक इसको कहा जाता है अगर हिंदी अनुवाद इसको देखा जाए तो। 28 जनवरी 1921 ईस्वी को इंपीरियल बैंक, 28 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक में 3 बैंक को शामिल किया गया। उसके बाद क्या हुआ? 1955 में जब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई तो इंपीरियल बैंक का केंद्रीय बैंकिंग कार्य बंद हो गया और 1 जुलाई 1955 को है भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के अकॉर्डिंग एसबीआई का गठन किया गया और इसमें इंपीरियल बैंक को इसी में शामिल कर दिया गया। इसका पूरा इतिहास ये रहा, ध्यान रखना आप सभी को ये सभी फैक्ट्स भी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा स्वच्छ पानी की झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वुलर झील। ठीक है, वुलर झील जो 189 वर्ग किलोमीटर के आकार में फैला हुआ है और भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। यह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि पूरा टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाइए, तो आपको बता दें कि जितना फैक्ट्स मैंने अभी बताया या फिर आगे बताएंगे तो आप थोड़ा बहुत भी पढ़े रहेंगे ना तो आप रिकॉल कर पा रहे होंगे कि मैंने जो पढ़ा था सही पढ़ा था, अभी हमारे काम आ रहा है, बस आप लोग याद नहीं कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन में इतने फैक्ट्स आपको बता देंगे कि आपके सारे टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। लगभग 100 से अधिक टेस्ट सीरीज करवाएंगे आपको एक पेपर के लिए। अगर मान चलिए पेपर 2 चल रहा है तो इसके 100 से अधिक पेपर करवाएंगे, ये आपको प्रॉमिस करते हैं एग्जाम से पहले तक। तो इतना सारा कोई 100 प्रैक्टिस मतलब समझ रहे हैं, 100 गुना 100 10,000 प्रश्न का लगभग आपका अभ्यास होगा। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। यह हो गया
क्वेश्चन नंबर 33, जहांगीर डैश मुगल शासक था जिसने 1605 में अपनी मृत्यु 1627 तक शासन किया। तो यह कौन सा शासक था? तो यह नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम इसको कहा जाता था, जहांगीर को, उसका पूरा नाम था, और चौथा मुगल सम्राट और अकबर का पुत्र था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, चौथा सम्राट था, 1605 से 1627 तक अपना मृत्यु तक शासन किया था, और आगरा में महल के बाहर सोने के न्याय की जंजीर स्थापित करने के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, आगरा में सोने की न्याय। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर एक लघु ग्रह का नाम रखा गया है? तो यह है कौन? विश्वनाथन आनंद। इनके नाम पर ये खगोलीय वस्तु है जो ना तो कोई ग्रह है ना ही एक धूमकेतु है, एक बौना ग्रह है जिसे लघु ग्रह कहा जाता है, केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित है। और विश्वनाथन आनंद के नाम पर ना 4528 विशानंद नाम रखा गया। 4528 विशानंद, उनके ही नाम पर ये रखा गया इस लघु ग्रह का नाम। ठीक है, ये पूरा नाम है 4528 विशानंद। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो वेरी इजी आंसर, ये कब हुआ था? 1982 ईस्वी में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NABARD। ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या हो गया? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म हो गया, ध्यान रखना आप सभी को। और 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया था। क्या? ARDC, 12 जुलाई 1982 इसको अस्तित्व में आया था, और 31 करोड़ रुपए की आरंभिक पूंजी थी उसकी। चलिए आगे बढ़े। डैश निजी कंप्यूटर के लिए उच्चतम गुणवत्ता के टेक्स्ट और प्रतिबिंब का प्रयोग करता है, जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, लेजर प्रिंटर। एक हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है, उसका प्रयोग हार्ड कॉपी बनाने और दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, अरविंदो घोष का जन्म कलकत्ता, जो अब कोलकाता कहलाता है, डैश को हुआ था, कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 ईस्वी को, बंगाल प्रेसिडेंसी में। उसमें बंगाल प्रेसिडेंसी कहलाता था, अब कोलकाता कहलाता है। जस्ट मिनट, चलिए आगे बढ़े। ओक्सालिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4, पालक में पाया जाता है ऑक्सालिक। जो अमलतासी समूह का साग पालक होता है उसमें ऑक्सालिक एसिड पाया जाता है। और ऑक्सालेट एक कार्बनिक अम्ल होता है जो पौधों में पाया जाता है, जैसे कि इसे संश्लेषित भी किया जा सकता है, और गुर्दे की पथरी जो होती है और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से यह जुड़ा होता है। ध्यान रखना आप सभी को ये सभी फैक्ट्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में रहने वाले भारतीय कृषि डैश द्वारा 3री शताब्दी में कामसूत्र का मूल रूप से संकलन किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा वात्स्यायन के द्वारा किया गया था। कामसूत्र लिखने के लिए इनको जाना जाता है, और मानव कामुकता पर दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। और भारत में 2री या 3री शताब्दी के दौरान पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना है, ठीक है, यहाँ पर ये पैदा हुए थे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय का नाम क्या है, जिसकी आधारशिला गुजरात के आनंद में रखी गई? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। और कार्यक्रम के दौरान जो है केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह इसका भूमि पूजन किए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सीमांत लागत प्रत्यक्ष के रूप में किसके बराबर होती है? तो यह इकोनॉमी का क्वेश्चन है। सीमांत लागत विधि के अंतर्गत जो होता है, लाभ ज्ञात करने के लिए कुल लागत को स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में विभाजित कर लिया जाता है, और उसके बाद सीमांत लागत को विक्रय मूल्य में घटा दिया जाता है। ये सभी आपको पता होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परिवर्तनीय लागत। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में डैश को हुआ था। कब हुआ था यह? तो बैसाखी सिख का एक त्यौहार होता था, जिस दिन गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी, और खालसा का जन्म भी कहा जाता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर नरसंहार जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1।
अगला प्रश्न है 1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरविंदो घोष ने डैश और डैश नामक 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों की शुरुआत की। ये दोनों समाचार पत्र कौन थे? तो ये थे अंग्रेजी में कम्रयोगन और बंगाली में धर्म। कौन कौन से? कम्रयोगिन जो इंग्लिश में था, यहां पर शॉर्ट लिख देते हैं, और दूसरा था धर्म। ये किस भाषा में था? ये बंगाली में लिखा था इन्होंने। ये पत्र था समाचार, साप्ताहिक समाचार पत्र। अगला प्रश्न है मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए पेन्सहर्स्ट के डैश द्वारा केसर ए हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा यह सम्मान दिया गया था, केसर ए हिंद पदक, ब्रिटिश राज्य में। और ब्रिटिश राज्य के हित की उन्नति के लिए उनको विशेष सेवा प्रदान किया गया था और गांधी जी को केसर ए हिंद द्वारा 1915 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। और जो पेशुरिट से सम्मानित किया गया था गांधी जी ने 1920 में जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था, इसके विरोध में राष्ट्रीय अभियान के भाग के रूप में यह पदक इन्होंने वापस भी कर दिया था अंग्रेज को। बोला कि ले ले अपना पद, इस तरह का हत्याकांड करवाता है, उसके बाद तुम एक तरफ सम्मान देता है, दूसरी तरफ ये सब भी करवाता है। तो 1915 में मिला था। 1920 ईस्वी में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसी से संबंधित 1920 में गांधी जी ने इस पुरस्कार को अंग्रेजों को वापस कर दिया था। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच डैश को लड़ी गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला थे और उनके फ्रांसीसी सहयोगी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत हुई थी उसमें। और प्लासी की लड़ाई है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की परिणामी जीत के कारण भारत के विभिन्न राज्य जैसे उसके कठपुतली बनकर रह गए थे और उसको उकसाया करते थे उस समय। तो 23 जून 1757 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यह लड़ी गई, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना में भारतीय मूल और गिरमिटिया देशों के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उनमें से एक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है जेनिफर सिमंस को किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सूरीनाम। दुनिया भर में हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस डैश को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, 11 अक्टूबर को। डैश कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा के अणु होते हैं जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिकाएं सबसे पहले आपको पता होगा कि सजीव होती हैं और वे अपनी सभी कार्य करती हैं जिससे सजीव प्राणी करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं वो सभी कार्य कोशिकाएं भी करती है। इसका आकार जो होता है ना बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटा होता है और आकृति गोलाकार और अंडाकार या स्तंभाकार इस टाइप का हो सकता है इसका आकार। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, पानी। पानी कोशिका में सबसे प्रचुर मात्रा के अणु होते हैं जो 70% से अधिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? रावी का वैदिक नाम, तो रावी जो है सब आपको पता होगा उत्तर भारत में बहने वाली नदी है और इसका पौराणिक नाम परुष्णी है और लाहौर नदी भी इसको कहा जाता है और यह अमृतसर और गुरदासपुर की सीमा बनाने का काम करती है। तो करेक्ट आंसर किसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन 2, पारुष्णी। ठीक है, और इसको लाहौर नदी भी कहा जाता है। अगर लाहौर ऑप्शन रहता या फिर ऑप्शन लाहौर आ जाएगा, पारुष्णी नहीं आएगा तो क्या कीजिएगा? तो लाहौर ऑप्शन टिक करना है। अगला प्रश्न है डैश का लक्ष्य रखने वाली हुनर घाट प्रदर्शनियां भारत में मास्टर कारीगरों की विरासत की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, डेवलपमेंट विथ डिग्निटी। ठीक है, हुनर हाट जो है भारत में प्रबुद्ध कारीगर की विरासत के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हुनर हाट का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के कारीगर और शिल्पकार के डेवलपमेंट विद डिग्निटी जो गरिमा के विकास के साथ हुनर हाट प्रदर्शनियां लगाई जाती है। इसका आयोजन जो है अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय द्वारा जो क्या है उसको कहा जाता है USTAED, इसके द्वारा पारंपरिक शिल्पकला के विकास में प्रशिक्षण और उन्नयन योजना के तहत किया जाता है। ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेनर पोर्ट्स रिपोर्ट्स के अनुसार डैश भारत का एकमात्र बंदरगाह है जिसे विश्व के 30 शीर्ष बंदरगाहों में शामिल किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। अगला प्रश्न है दंत इनेमल निम्नलिखित में से बनता है?
करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है, जो तामचीनी या दंत वलिया भी कहते हैं इन्हें मेल। क्या कहते हैं इसको? दंत वलक्य। ठीक है, दंत वलक्य इसको कहा जाता है। स्क्रीन छोटा है, लिखने में नहीं हो पाता, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए तो अधिक रहेगा। और खनिज का प्रतिशत कितना होता है इसमें? 96%। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क वर्ग के नाम से जानते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको भौतिक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकत्व की खोज। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 55 का ये ऑप्शंस नहीं है, इसको दूसरे स्क्रीन पर ले जाना पड़ेगा, ये मिसटाइप हुआ है यहां पर। ये जो प्रश्न है ना, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं, या क्वेश्चन देख लीजिए, इसको ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं अब। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कार्बन डाइऑक्साइड। जो सूखा बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तरल CO2 बनाने के लिए ठंडा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डैश ने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी? तो रामचरितमानस की रचना जो है अवधी बोली में किया गया था, एक महाकाव्य कविता है, 16वीं शताब्दी में किया था, 16th सेंचुरी में इसकी रचना की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? तो तुलसीदास के द्वारा। अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर डैश कई कारकों से प्रभावित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, याददाश्त जाना। अगला प्रश्न है, भारत की पहली समुद्री केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFCs कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1883 में डैश द्वारा पेश किया गया इल्बर्ट बिल प्रस्तावित विवादास्पद कदम था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल पेश किया गया था, आप सभी को पता है। और इसका नाम जो है क्या था? पूरा इल्बर्ट बिल का नाम था कर्टेन पेरेग्रिन इल्बर्ट, शॉर्ट में इल्बर्ट बिल के नाम से जानते हैं, इसका पूरा नाम ये था। ठीक है, और काउंसिल ऑफ इंडिया का कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया था, और 1883 ईस्वी में प्रस्तावित यह विवादास्पद उपाय था, जिसमें वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेट को भारत में ब्रिटिश के जुड़े मामले की अध्यक्षता करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेला हर तीसरे वर्ष 4 स्थानों में से एक स्थान पर बारी बारी से आयोजित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा इन स्थानों में से एक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पुणे। पुणे में ना कुंभ मेला नहीं आयोजन होता है, और यह एक हिंदू मेला है, हिंदू धर्म का, और एक पवित्र नदी में स्नान करने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। कौन सी नदी? गंगा नदी। और 4 मेलों को कुंभ मेला के रूप में व्यापक रूप से मान्यता मिला है, और ये मेलों को समय समय पर जो है कहाँ कहाँ, इलाहाबाद, हरिद्वार जो नासिक जिला में है, नासिक, त्र्यंबक और उज्जैन, इन सभी जगहों पर यह आयोजित किया जाता है, पुणे में आयोजित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश डैश थी? उनका क्या नाम था? उनका नाम था लीला सेठ। क्या नाम था? लीला सेठ। अगला प्रश्न है, सूंघने वाले संकेतक निम्नलिखित में से परिवर्तन दर्शाते हैं? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा गंध हो जाएगा। गंध जो होता है ना, ओवल्यूशन संकेतक का अर्थ होता है, जिसको गंध कहते हैं, गंध की भावना से संबंधित है, और पदार्थ जो एसिड या बेस के साथ मिश्रित होने पर अपनी गंध बदलता है और घ्राण संकेतक के रूप में जाना जाता है। पहले सेट में भी बताए थे घ्राण ग्रंथियों के बारे में। उदाहरण के लिए जो होता है प्याज जैसे हो गया, वेनिला हो गया, लौंग हो गया, ये सभी गंध का काम करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, हैंस क्रिश्चियन ओएस्टेड ने की थी, और एक भौतिक वैज्ञानिक और रासायनिक था। 1820 ईस्वी में इसका पता लगाया था। कब? 1820 में। अगला प्रश्न है, डैश अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जन्म के समय से लेकर के उनके निर्वाण प्राप्ति करने तक बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, बुद्ध चरित। क्या हो जाएगा? बुद्ध चरितम, गौतम बुद्ध के जीवन पर संस्कृत महाकाव्य शैली में एक महाकाव्य है, और इसकी रचना अश्वघोष के द्वारा की गई। कब? 2nd सेंचुरी के आरंभ में। ये ध्यान रखना आप सभी को।
चलिए अगला प्रश्न है, कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जॉन हिक्स। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस को डैश मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 जनवरी को। और पहली बार कब मनाया गया था? 2008 ईस्वी में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। और इसको राष्ट्रीय बालिका दिवस का उद्देश्य के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण सहित कई मुद्दों पर जागरूकता बढ़ावा देने के लिए आयोजन किया जाता है 2008 से ही। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज और प्रोटीन, लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिड जैसे घुलने वाली शर्कराओं के बीच गैर एंजाइमी प्रतिक्रिया होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोशन एक एंजाइम के नियंत्रण की क्रिया के बिना एक प्रोटीन या लिपिड अणु के रूप में एक चीनी अणु के साथ सहसंयोजक बंध का परिणाम होता है। और ग्लाइकेशन जो है शरीर के अंदर अंतर्जात ग्लाइकेशन या शरीर के बाहर बहिर्जात ग्लाइकेशन के रूप में होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्लाइकेशन। अगला प्रश्न है, एक द्रुमाकृतिक अपवाह पैटर्न जो डिनेरेटिक ड्रेनेज पैटर्न है, ये क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ना, कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर, जब नदी सरनी मैदानी क्षेत्र की ढलान के साथ साथ प्रवाहित होती है और इसकी सहायक नदियों के साथ एक वृक्ष की शाखाओं जैसी दिखाई देती है। जानते हैं यही इसका ना राइट आंसर कुछ इस तरह का, ये नदी का प्रवाह एक पेड़ के जैसे दिखाई देता है। तो यही राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, अगला प्रश्न है, रासायनिक क्षारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन यहाँ पर सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्षार स्पर्श में साबुनी स्वाद में कड़वे और संक्षारक होते हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सॉरी, सोनाली मिश्रा को। किसको? सोनाली मिश्रा, जो आईपीएस अधिकारी भी रही थी, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। इनको रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष या पौधे का उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार में किया जाता है? यह पौधा कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, तुलसी का पौधा। जो अध्ययन के अनुसार है, तुलसी या ये पवित्र तुलसी माना जाता है। कफ को प्रभावी ढंग से यह घुलने के काम करता है और बाहर निकलने में यह फायदेमंद साबित होता है। किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, 1973 ईस्वी में संसद का एक अधिनियम बना था और एक नाम लक्षद्वीप के रूप में बदल दिया गया। महाधिवक्ता डैश के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है? करेक्ट आंसर इसका क्या है? राज्यपाल के द्वारा प्रसाद पर्यंत करेगा, आर्टिकल 165 के अकॉर्डिंग। ठीक है, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करेगा, यानी वेतन प्राप्त करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन 2, ऊर्ध्वका। ठीक है, जो अवनद्ध ताल वाद्य यंत्र की श्रेणी में से एक को संदर्भित करता है। और तबला जो है ना, तबला, और जैसे ऊर्ध्वका वाद्य यंत्र को संगीतकार के सामने लंबवत रखा जाता है इस तरह से, और उसमें लकड़ी की छोटी स्टिक, जो पतली सी स्टिक होती है, उसको उंगलियों के सहयोग से यह ध्वनि उत्पन्न करता है, उसी से साउंड आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? सभी को पता है, यह है ऑप्शन 3, पाइका। आपको बताए भी थे, झारखंड का एक नृत्य है और इसे स्थानीय नृत्य चरण में साथ मार्शल आर्ट का एक संयोजन है। ठीक है, कहां पर मनाया जाता है? यह कहां का नृत्य है? पाइका, झारखंड का। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई, जो तत्कालीन बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में डैश में किया गया था। ये कब हुआ था? तो यह हुआ था दिसंबर 1885 ईस्वी में। ठीक है, एओ ह्यूम ने इसकी अध्यक्षता की थी। पहला सत्र कब से कब तक हुआ था? 28 से 31 दिसंबर 1885 को। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। आप सभी को पता है कि दूसरा विश्व युद्ध में भारत के पूर्ण सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश सरकार जो है
ब्रिटिश सरकार का ही हुकूमत था भारत पर, इसलिए मार्च 1942 ईस्वी में, कब, मार्च 1942 में, जो इसका अंत समय चल रहा था मार्च का, इसमें भारत भेजा गया क्रिप्स मिशन एक असफल प्रयास था अंग्रेजों के द्वारा, और इसका नेतृत्व विंस्टन चर्चिल के द्वारा गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री जो सर रिचर्ड स्टेफर्ड था, उसका नाम था सर रिचर्ड स्टेफर्ड क्रिप्स। लिख देते हैं, ध्यान रहेगा आप सभी को, सर रिचर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये ध्यान रखना आप। इसी के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था और असफल रहा था। अगला प्रश्न है, एजी टेंसले ने 1935 डैश में अवधारणा प्रस्तुत की। किसकी अवधारणा प्रस्तुत की थी, ये पूछा जा रहा है। कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं वर्ड्स में लिखने में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पारिस्थितिकी तंत्र। एक शब्द पहली बार रॉय क्लेफेम द्वारा 1930 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी, ये पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की। ठीक है, 128 वर्षों के बाद क्रिकेट को किस आगामी ओलंपिक खेल में शामिल किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, लॉस एंजल्स 2028 में। ये 128 साल के बाद लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक के लिए क्रिकेट का T20 प्रारूप पुष्टि किया गया है। ठीक है, इसमें पुरुष और महिला दोनों टूर्नामेंट होगा और 6 टीम भाग लेगी। इसमें कितने टोटल 6 टीम भाग लेगी और 12 जुलाई से यह टूर्नामेंट शुरू होगा, 12 जुलाई 2028 से। टोटल खिलाड़ी कितने भाग लेंगे इसमें? 180 खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो ऋग्वेद के बारे में पूरा डिटेल से एक वीडियो भी बना है, 10 खंडों में विभाजन इसका किया गया। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ए प्रॉमिस्ड लैंड डैश द्वारा लिखित एक पुस्तक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2009 ईस्वी से ना 2017 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे, क्या नाम था उनका? बराक ओबामा। ठीक है, तो बराक ओबामा के द्वारा यह लिखित एक पुस्तक है, ध्यान रखना आप सभी को। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज, एक जो खराज कर था, टैक्स था, किसान की उपज के लगभग 1.5% हिस्से के बराबर होता था, खराज कर। तो खराज कर जो है ना, यह कितना होता था? 50%, जो भूमि उपज का 10वां हिस्सा के बराबर होता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से में कृषि उपज पर 50% खर्च लगाया था। ठीक है, ध्यान रखना आप सभी को। और इस्लाम में हनफी विचारधारा द्वारा यह अनुमत अधिकतम राशि थी, जो उस समय दिल्ली में प्रचलित था। डैश का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, इनमें से किसका? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? घाघरा की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? सरयू। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कहां पर है यह नदी? उत्तराखंड में बहती है। कौन सा जिला? बागेश्वर जिला में, उत्तराखंड के बागेश्वर जिला में। अगला प्रश्न है, चर्मकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु भारत मध्य में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, घासीदास के द्वारा यह शुरू किया गया था 1820 ईस्वी में। कब? 1820 में। निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? नहीं था पूछा जा रहा है, ध्यान रखना आप सभी को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाजनपद कौन कौन से थे? लिखना पड़ेगा या फिर आप सभी को पता है? बताइए आप लोग। अंग हो गया मगध, कौशल, काशी, वज्जी, मल, छेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, अवंती, सूरसेन, अस्मक, गंधार और कंबोज, ये 16 महाजनपद थे। तो इनमें से कौन नहीं था? तो कामरूप महाजनपद नहीं था। अंगुत्तर निकाय है जो एक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है, और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की शुरुआत में 16 महान राज यानी महाजनपद का उल्लेख है। किसमें? अंगुत्तर निकाय में। ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, माउंट सिनिओच्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? ये कौन सा? माउंट सिनिओच्चू। तो माउंट सिनिओच्चू जो है ये कौन से राज्य में हो जाएगा? सिक्किम में। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है?
तो कौन सा हो जाएगा ये? ऑप्शन 4 प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? अश्वघोष के बारे में पूछा जा रहा है। तो अश्वघोष एक बौद्ध दार्शनिक और कवि थे जो कुषाण शासक कनिष्क के दरबारी कवि थे। करेक्ट आंसर क्या हो गया? कनिष्क। निम्नलिखित में से कौन बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है? कावेरी पर नहीं बना है, कौन सा बांध है? मैथन बांध। झारखंड में बराकर नदी पर बनाया गया है। ये मैथन बांध जो है ना, ये नहीं बना है। तो ये कहां पर है? झारखंड का मैथन बराकर नदी पर। ये मैथन बांध कहां पर है? झारखंड में। नदी का नाम बराकर, बराकर नदी पर बना है यह मैथन बांध। तो कावेरी नदी पर नहीं बना हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में स्थित है। और 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर कब्जा करने के बाद बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला थे, उसने सैनिकों के युद्ध में बंदी बनाए गए ब्रिटिश कैदियों को रखा था ब्लैक होल में ही। इसका करेक्ट आंसर कहां हो जाए? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नियम की एक रूप में व्याख्या की जा सकती है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में रहता है या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक उसे किसी बाह्य बल द्वारा अन्यथा कार्य करने के लिए एक विवश न किया जाए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गति का पहला नियम, जो न्यूटन का फर्स्ट नियम है। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि विरामावस्था की स्थिति में एक पिंड विराम में रहने की प्रवृत्ति में रहता है और गति में एक पिंड गति में रहने की प्रवृत्ति रखता है, और जब तक कि उसमें कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, जब तक एक्सटर्नल फोर्स उसमें नहीं लगेगा। तो ये कौन सा है? न्यूटन का फर्स्ट मोशन नियम। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडारी नृत्य। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ये लोकप्रिय नृत्य है और महिला केंद्रित नृत्य होता है मुंडारी नृत्य। स्थानीय लोग के द्वारा उसमें नाच और गीत गाया भी जाता है उसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में इनमें से किससे संबंधित विषय वस्तु निहित है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। चौथी अनुसूची में राज्य की परिषद और सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया है और इस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यों की परिषद जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व वाली सीटों की संख्या शामिल होती है और यह आर्टिकल 4 क्लॉज 1 और 80 क्लॉज 2 से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसके द्वारा यह भारतीय सुलेखक थे और इन्होंने भारत के संविधान को हाथ से लिखा था और रायजादा को जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक दस्तावेज की पहली प्रति लिखने के लिए कहा था और पांडुलिपि 26 नवंबर 1949 को पूरी हुई और 26 नवंबर 1950 ईस्वी को इस पर साइन किया गया था संविधान सभा के अध्यक्षों द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजन पद स्थित था? अंग महाजन पद कहां था? तो यह था वर्तमान उत्तरी बिहार का भागलपुर और मुंगेर का जिला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 भागलपुर और मुंगेर। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पटना, जो गंगा नदी के किनारे होने के कारण यह सामरिक महत्व के कारण शेरशाह के द्वारा इसको प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 शेरशाह। अगला प्रश्न है सन 1857 के महान विप्लव का प्रारंभ पटना के किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह हुआ था 1857 का गुरहट्टा मोहल्ला में से एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले को मिनी दार्जिलिंग के नाम से जाना जाता है? कौन सा जिला है बिहार का? किशनगंज जिला। यहाँ चाय पत्ती की खेती होती है। चलिए आखिरी प्रश्न है वाल्मीकि बांध संरक्षण क्षेत्र बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? तो यह जो है वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार की दूसरी बाघ परियोजना भी है जो बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में स्थित है। ठीक है, और कितना 840 वर्ग किलोमीटर में यह क्षेत्र फैला हुआ है। कितना? 840 वर्ग किलोमीटर में। चलिए
पेपर 2 का तीसरा सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। मिलेंगे अगले टेस्ट में। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच। इसको ना बार बार आप लोग रिपीट करते रहेंगे ना तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अधिक से अधिक हो पाएगा। धन्यवाद।